नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता, सहायक प्राध्यापिका हिंदी विभाग, राजा सिंह महाविद्यालय सिवान, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा से। आज हम हिंदी प्रतिष्ठा स्नातक प्रथम वर्ष के द्वितीय पत्र में संकलित हिंदी साहित्य के इतिहास में से रीतिकाल के विषय में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको रीतिकाल का सामान्य परिचय दिया था। आज हम रीतिकाल की समय सीमा या काल निर्धारण व उसकी प्रमुख परिस्थितियाँ, तत्कालीन परिस्थितियाँ क्या थी, इसके बारे में बात करेंगे। सीमांकन की जहाँ बात आती है तो कोई भी काल या कोई भी काव्य की प्रवृत्ति एकदम से ख़त्म होकर और दूसरी एकदम से शुरू नहीं होती है। यह प्रक्रिया धीमी गति से चलती रहती है, जिसमें कि 10-15 से लेकर 20 साल तक भी लग सकते हैं। तो इसलिए हम एक तिथि ऐसे मुकर्रर नहीं कर सकते हैं कि इस तिथि से आदिकाल समाप्त हो गया और अगले दिन से भक्तिकाल शुरू हो गया, या फिर इस तिथि से भक्तिकाल समाप्त हो गया और रीतिकाल शुरू हो गया। कुछ समय संक्रमण काल की तरह होता है, जैसे जब भक्तिकाल समाप्ति के कगार पर था, उसी समय रीतिकाल की प्रवृत्तियां भी काव्य में दिखाई देने लगी थी। तो ये कुछ समय संक्रमण काल की तरह चलता है और फिर जो मुख्य प्रवृत्ति होती है वो केंद्र में आ जाती है, तब हम उसको कहते हैं कि ये काल चल रहा है। तो इस तरह से देखा जाए तो शुक्ल जी को आधार माना जाता है हिंदी साहित्य के इतिहास के। जितने भी अभी तक भी इतिहास लिखे जा रहे हैं या लिखे गए हैं, तो शुक्ल जी का जो विभाजन है वो एक आधार के रूप में सामने रहता है। उन्होंने संवत 1700 से लेकर संवत 1900 विक्रमी तक रीतिकाल की समय सीमा मानी है। अगर हम ईस्वी में देखें तो यह बैठता है 1643 ईस्वी से लेकर 1843 ईस्वी तक। परंतु हाँ, ये ज़रूर है कि इस समय से 10-20 साल पहले भी रीतिकाल के प्रवृत्तियों वाले रचनाएं लिखी जा रही थी और इसके बाद तक भी कई सालों तक लिखी जाती रही। परंतु मोटा मोटी हम ये विभाजन स्वीकार कर सकते हैं और लगभग सभी ने इसे स्वीकारा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जरूर इसे कुछ आगे बढ़ा दिया है। उन्होंने 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक को इसमें रीतिकाल में समाहित किया है। परंतु जब हम आधुनिक काल की शुरुआत की बात करते हैं तो 1850 भारतेंदु युग की शुरुआत वो निर्विवाद रूप से सभी को स्वीकार रहे हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लगभग 1650 के आसपास से लेकर 1850 तक रीतिकाल का समय रहा है सन ईस्वी में। इनकी इस समय की जो परिस्थितियों पर हम बात कर लें, जो कि 17वीं सदी के मध्य से लेकर 19वीं सदी के मध्य तक रीतिकाल फैला हुआ है लगभग 200 वर्षों में, तो इस समय भारत की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कैसी परिस्थितियां थी, उस पर बात करना भी आवश्यक है। क्योंकि कोई भी काल, अब जैसे अभी कोरोना महामारी के वजह से जो रचनाएं हो रही हैं हिंदी साहित्य में, कविताएं, कहानियाँ, उपन्यास लिखे जा रहे हैं, तो वो कोरोना महामारी से संबंधित लिखे जा रहे हैं। तो इसका असर पड़ा है, जो हमारी आज की सामाजिक परिस्थिति, उसका असर रचनाओं पर पड़ा है। इसी तरह से रीतिकाल के समय कैसी राजनीतिक परिस्थिति थी, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, इन सब का असर साहित्य पर पड़ता है। क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण है। जैसे जैसे समाज बदलता है वैसे वैसे साहित्य भी बदलता है। राजनीतिक परिस्थिति सबसे पहले देखें तो हम देखेंगे कि इसमें 17वीं शताब्दी के मध्य में मुग़ल शासन जो था, केंद्रीय मजबूत शासन, वो अब कमज़ोर पड़ने लगा था। औरंगज़ेब के बाद से लगातार वो शासन की जो पकड़ थी वो क्षीण होती गई। उनकी जो अनुदार नीतियाँ थी उसकी वजह से मुग़ल साम्राज्य लगातार छोटा होता गया और जो छोटे छोटे राजे रजवाड़े थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो ऐसे समय में छोटे छोटे राजे रजवाड़े के यहाँ दरबारी कवि हुआ करते थे और कोई
कवियों को ये असुरक्षा हमेशा लगती थी कि अगर हमारे आश्रयदाता को हमारी रचनाएं नहीं पसंद आई तो वो हमारी जगह किसी अन्य को भी स्थान दे सकते हैं और जीविका संबंधी जो समस्या है वो हमारे सामने मुंह बाए खड़ी हो जाएगी। तो ये मुगल शासन के ह्रास का और क्षेत्रीय राजाओं के उदय का काल था। इसके अलावा राजनीतिक के अलावा अगर सामाजिक परिस्थिति को देखें तो सामाजिक परिस्थिति में ये दशा थी कि जो गरीब श्रमिक वर्ग था, किसान मजदूर वर्ग था, उसकी हालत बहुत ही दयनीय थी। क्योंकि जब शासन स्थायी रहता है तो जो सामान्य मनुष्य हैं उनका जीवन बेहतर होता है, शांति रहती है, तो बाकी चीज़ों के लिए समय रहता है, विकास की संभावनाएं रहती हैं। परंतु जब शासन ही उथल पुथल हो, हमेशा युद्ध हो रहे हैं, छोटे छोटे राजाओं में केंद्रीय सत्ता पे आक्रमण हो रहा है, जैसा कि आपने देखा भूषण की रचनाओं में मैंने बताया आपको कि शिवाजी आक्रमण कर रहे हैं, तो वो लोग अपने राज्य का विकास क्या करेंगे और लोगों का ध्यान क्या देंगे कि जो हमेशा युद्ध में ही व्यस्त रहेंगे। तो इस सब परिस्थितियों में जो सबसे ज़्यादा पिसता है, जो निचला वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, वो सबसे ज़्यादा पिसता है। जनता की स्थिति बहुत ही शोचनीय थी और मानवीय मूल्य जो थे उनका ह्रास होते जा रहा था। इस सामाजिक परिस्थिति में रीतिकाल की रचनाएं हुई, जाहिर है उनका असर उन रचनाओं पर भी पड़ा। सांस्कृतिक रूप से देखें तो जहाँ अकबर, जहांगीर और शाहजहां ये लोगों की उदारवादी नीतियाँ थी, संतों और सूफियों के उपदेश थे, इसके फलस्वरूप हिंदू और मुस्लिम इस्लाम संस्कृतियाँ एक दूसरे के निकट आने लगी थी, एक दूसरे को समझने लगी थी। परंतु औरंगजेब की कट्टरता के कारण वो एक दूसरे से दूर हो गई और पूरी तरह एक दूसरे की विरोधी हो गई। हाँ, साहित्य और कलाओं की स्थिति की बात करें तो इस काल में चित्रकला, मूर्तिकला, ये सब का विकास हुआ। औरंगज़ेब के पश्चात तो बहुत कम ही, परंतु मुग़ल अन्य जो बादशाह थे उन्होंने इन सब पर ध्यान दिया। इसमें कोई शक नहीं है कि रीतिकाल के जो कवि थे वो बहुत ही प्रतिभाशाली थे, विद्वान थे, परंतु उनको विकसित होने का खुला स्वतंत्र वातावरण नहीं मिला, इसलिए वो परिपाटियों में ही बंद कर रह गए और लक्षण ग्रंथों पर अधिक ध्यान देने लगे, चमत्कारों पर अधिक ध्यान देने लगे। तो ये रीतिकाल की परिस्थितियाँ हमने देखी, इस पर बात की। इसी तरह से अगले वीडियो में हम इसके नामकरण पर क्या क्या विवाद हैं उस पर बात करेंगे, अन्य में रचनाएं, रचनाकारों पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।